फिर शुरू करा, पूरा शुरू कर पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग डेली नए नए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, 10-10 क्वेश्चन का, साइंस का, रीजनिंग का, सब लाते हैं। आप ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर ऑल वन डे एग्जाम के लिए जो है आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो प्लीज आप लोग इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसा कि हमें मोटिवेशन मिले और हम रोज नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएं। कुछ पुराने क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कितना है। चलिए, वाहनों में पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे आवर्धन समझते हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां होता है? पश्च दृश्य दर्पण देखने के लिए, पश्च दृश्य दर्पण या रोड लैंप में। उत्तल दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण या रोड लैंप में। और यह बनता कैसे है? बनता है काल्पनिक। कैसे? काल्पनिक या आभासी, और सीधा और छोटा बनता है। समझ में आया दोस्तों? उत्तल दर्पण कैसा बनता है? काल्पनिक या आभासी, सीधा, छोटा बनता है। अगर यम यानी आवर्धन, आवर्धन का मान 1 से कम होगा तो दर्पण कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अगर यम का मान 1 के, अगर यम का मान 1 के बराबर होगा तो कैसा दर्पण बनेगा? बराबर। और आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, बड़ा होगा तो कैसा दर्पण बनेगा? बड़ा। समझ में आया दोस्तों? अगर 1 से कम होगा तो छोटा, 1 के बराबर होगा तो बराबर, और 1 से अधिक या बड़ा, 1 से अधिक या बड़ा होगा तो कैसा दर्पण बनेगा? बड़ा। चलिए अब देखते हैं, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण को देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। लेकिन कैसा बनेगा? 1 से कम रहेगा तब ना छोटा बनता है, क्योंकि पश्च दृश्य दर्पण में कैसा बनता है? छोटा। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो 1 से छोटा यानी 1 से कम होता है। इसका उत्तर पहला सही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है और वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग साइज में यानी समान, और पैर कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। तो मैजिक दर्पण में सिर से दर्पणों का संयोजन का क्रम क्या है? चलिए देखते हैं कितने होते हैं दर्पण। अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए, अवतल दर्पण में कैसा बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा, बराबर, और कैसा बनता है? छोटा, तीनों बनता है। समतल दर्पण में बराबर और उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। समझ में आया? चलिए अब सवाल पढ़िए। उसके, या वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब, उसका सिर कैसे दिखाई दे रहा है? बड़ा। यानी जब सिर बड़ा दिखाई दे रहा है तो यानी अवतल दर्पण होगा पहले। कैसा? अवतल। अच्छा, अवतल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी, एक ही में है, तो यही उत्तर होगा। चलिए, अवतल दर्पण में कैसा दिखाई देगा? बड़ा।
और शरीर का मध्य भाग कैसे, साइज में यानी समान। तो कैसा, समतल दर्पण, समतल में कैसा दिखता है, बराबर। और पैर कैसा दिखता है, छोटा, यानी उत्तल दर्पण में छोटा। तो हमारा उत्तर हुआ अवतल, समतल, उत्तल। समझ में आया दोस्तों। चलिए और बात है जैसे बड़ा, तो बड़ा और किसी में बनता नहीं, सिर्फ अवतल में बनता है। तो जब आपको अवतल दिखे तो यही उत्तर हुआ। चलो तीसरा क्वेश्चन है वायवीय श्वसन। क्या वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, या त्वचा के माध्यम से श्वसन, या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, क्योंकि वायवीय श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन कब होता है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अवायवीय श्वसन कब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। गलफड़ों के माध्यम से श्वसन कौन करता है, मछली। समझ में आया दोस्तों, गलफड़ों से कौन, मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर भी चलिए क्वेश्चन है सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल। अब इसके आगे सर्दियों के जो सुबह है वो संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की अपेक्षा ठंडी महसूस होती है। वो इसलिए ठंडी होती है क्योंकि संगमरमर की टाइल ऊष्मा की सुचालक है, इसीलिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। हमको तो लगता है यही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल इसको पॉलिश नहीं, ये गलत है। लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ऊष्मा परावर्तित करती है, ये भी गलत है। लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का कुचालक होता है, नहीं भाई, सुचालक होता है। चलिए, तो लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है कौन, संगमरमर की टाइल, इसलिए वह ठंडी महसूस होती है। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही। कौन सा, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ओ को। किसको, ओ को। और ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, और ओ को सर्वदाता। समझ में आया। चलिए चलिए दोस्तों, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। किसी बल्लेबाज द्वारा किसी गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि इसलिए कि उसमें एक बल कार्य करता है जिसको हम घर्षण कहते हैं। और वो कैसे लगता है, गति के विपरीत। अगर आप आगे जा रहे हैं तो घर्षण आपको पश्चिम दिशा में लगेगा, यानी आपके गति के विपरीत लगता है घर्षण, इसीलिए गेंद रुक जाएगी। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। नहीं भाई, गेंद पर गति की,
देखो, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ये वाला सही होगा। कौन से? गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, वो बल कौन सा है? घर्षण बल। समझ में आया दोस्तों? चलिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि संकेत दुर्बल है? नहीं। एंटीना दुर्बल है? नहीं। वायु संकेत को शोषित कर लेता है? नहीं। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। समझ में आया दोस्तों? चले आगे। चलिए दोस्तों, पानी के 4 डिग्री से क्या? पानी के 4 डिग्री से पर शरीर क्या करता है? तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तब क्या होगा? चलिए, पानी के 4 डिग्री पर शरीर क्या करता है? तैरता है। अगर वह 100 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? चलिए, पहले इसको समझिए कि 4 सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम, आयतन क्या होता है? न्यूनतम। आयतन न्यूनतम। और 0 सेंटीग्रेड पर घनत्व न्यूनतम और आयतन अधिकतम होता है। समझ में आ? चलो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम, आयतन कैसा? न्यूनतम। और 0 सेंटीग्रेड पर घनत्व न्यूनतम होता है और आयतन अधिकतम होता है। समझ में आया दोस्तों? चलो, अब सवाल पढ़ते हैं। पानी के 4 डिग्री से शरीर पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। आपको याद करना है इसे डायरेक्ट। 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा। किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कैसा दर्पण उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने दूरी पर? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? चलो बताओ। पहले समझिए, एक हम बताए थे अवतल और उत्तल। जब अवतल लिखे, आ मतलब नहीं, यानी आ इसमें है अवतल में फिर क्या? फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। जहां आए वहां फोकस ऋणात्मक, जहां आ जाए वहां फोकस ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर क्या होगा? धनात्मक। समझ में आया? यू का मान चाहे जो हो, दोनों तरफ ऋणात्मक होता है। समझ में आया? क्या हुआ? यू का मान दोनों तरफ ऋणात्मक होता है। चलिए, अब सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सूत्र क्या होता है? चलिए, फोकस का मान कितना है? यानी F बराबर 9 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर, यानी U का मान क्या है? -18। वो चाहे जिधर हो, U का मान -18 ही होगा, माइनस ही होगा। चलिए, इसका प्रतिबिंब यानी V का मान पूछा है। सूत्र क्या होता है दर्पण का? 1/V + 1/U बराबर 1/F। निकालना क्या है? 1/V। 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। चलिए, F का मान रखिए 1/V बराबर 1/F का मान 9 माइनस U का मान -18। समझ में आया? चलिए, -1/-18। चलिए देखिए,
चलिए सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर क्या होगा 18, 9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस 18 एकम 18 यानी 1/v बराबर 3/18, तो v बराबर 18/3 यानी 6 सेंटीमीटर। कितना 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। समझ में आया दोस्तों? चलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में P, Q, R, S की पहचान कीजिए। यानी यहाँ P है, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ S। क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से, पहला रखे कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा। चलिए हम पहला ऑप्शन ही रखते हैं, इसको ऑप्शन से ही हल करेंगे। पहला ऑप्शन रखते हैं, P का मान अगर 2 रखते हैं तो चलिए P का मान पहला ये है तो 2 रखते हैं, तो 2 FeSO4 कोष्टक में S। चलिए Q का मान 1 रखते हैं और ये क्या Fe2O3 प्लस R का मान भी 1 है, 1 रखते हैं SO2G प्लस S का मान क्या है 1 इसको भी रखते हैं और SO3। चलिए अब देखते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं। चलिए बैलेंस देखते हैं कि नहीं। यहाँ कितने लोग 2 Fe है ना, कितने Fe 2 Fe। अच्छा यहाँ चेक करिए 2 Fe है कि नहीं, ये है 2 एकम 2 Fe, यानी ये वाला समझ में आ गया, लोहा सही है। 2 Fe इधर भी 2 Fe 2 एकम 2 Fe इधर भी है और तो कहीं नहीं है। चलिए सल्फर कितना है 2 सल्फर ना, 2 यस है ना। अब यस देखिए कितना है यहाँ, यस 1 यस यहाँ है, 1 यस यहाँ, 1 यस यहाँ, 1 यस यहाँ, 2 यस भी मिल रहा है। चलिए ऑक्सीजन कितना है 4 दूनी 2 जो है सब में गुणा होगा, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, 8 हुआ कि नहीं, 3 2 5 3 8, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा जो इसको बैलेंस कर रहा है। और पी क्यू आर का मान रख दिए क्या 2 1 1 1, जो हम इस पे बैलेंस हो गया। ये समझ में आया, इसको बैलेंस करना था। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन यही था, आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों आप लोग प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जैसा कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे नए क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए, जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।